Hello everyone. So today we are going to study a new chapter that is complex numbers. So today we are going to start a new chapter that is complex numbers. So have you ever thought of what are this complex number is? ये complex number होता क्या है? आपने बहुत बार पढ़ा होगा, रेशनल नंबर्स पढ़ा होगा, रियल नंबर्स पढ़ा होगा, नंबर लाइन भी आपने पढ़ ली। पढ़ी नहीं पढ़ी? नाइन्थ क्लास में, 10th क्लास में नंबर सिस्टम वगैरह में आपने रेशनल नंबर्स, रियल नंबर्स, बहुत तरह तरह के इंटीजर्स, नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स वगैरह पढ़ोगे। व्हाट इज दिस कॉम्प्लेक्स नंबर इज? व्हाट इज दिस कॉम्प्लेक्स नंबर इज? ये कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या है? आज हम इसके बारे में बहुत ही अच्छे तरीके से बात करेंगे कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या है। तो अगर ठीक है, अगर हमारे पास इफ ठीक है ए एंड बी आर टू रियल नंबर्स, ठीक है, अगर हमारे पास ए एंड बी दो रियल नंबर्स हैं, अगर हमारे पास ए एंड बी दो रियल नंबर्स हैं तो ठीक है, एनी नंबर ऑफ द फॉर्म, ठीक है, एनी नंबर ऑफ द फॉर्म a plus ib is called as complex numbers, is called as complex number। अब आपके में एक डाउट आया होगा कि a and b are two real numbers, ठीक है, a and b are two real numbers, तो यहाँ पे I क्या है? What is this I? What is this I mean? ये I क्या मीन कर रहा है यहाँ पे? ठीक है, हमने तो पढ़ा रियल नंबर्स के बारे में, तुम जानते हो, और भी रियल नंबर है तो रियल नंबर्स का मतलब क्या होता है? सारे रेशनल रेशनल यानी कि जो भी नंबर हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं उसको हम लोग रियल नंबर्स बोलते हैं नहीं बोलते? ठीक है, तो अगर हमारे पास ए एंड बी दो रियल नंबर्स दिया हुआ है, उसको अगर हम a प्लस आई बी के फॉर्म में लिखें तो वो क्या बन जाता है? कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाता है। ठीक है, अब ये i क्या है? ठीक है, सो दिस i इज नोन एज आयोटा, दिस i इज नोन एज आयोटा। अब ये होता क्या है? ठीक है, ये होता क्या है? जैसे जनरली व्हाट वी नो, किसी भी नंबर का स्क्वायर निगेटिव नहीं होता, किसी भी नंबर का स्क्वायर निगेटिव नहीं होता, ये हम जानते हैं। मतलब किसी भी रियल नंबर का स्क्वायर अगर हम करें तो वो निगेटिव नहीं होता, ये हम जानते हैं नहीं जानते हैं? बट यही है कि एक थे मैथमेटिशियन यूलर, ठीक ठीक है, इन्होंने ये टर्म आयोटा दिया। इन्होंने बोला कि एक ऐसा नंबर लेते हैं जिसका हम स्क्वायर करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? -1 मिलेगा। ये हमें क्या मिलेगा? -1 मिलेगा। ठीक है, एक ऐसा नंबर हम लेते हैं, ठीक है, जिसे हम क्या करेंगे, जिसका हम स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा? -1। इसीलिए इसे क्या बोला जाता है? इमेजिनरी नंबर बोला जाता है। ठीक है, कि दिस कैन ओनली बी इमेजिन्ड, ऐसा कुछ होता नहीं है क्योंकि इसको हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। ठीक है, इसीलिए इसको इमेजिनरी नंबर या इमेजिनरी कंपोनेंट बोला जाता है। ठीक है, हाँ, तो बस यही है कि ये i की वैल्यू हमारे क्या आ जाती है? √-1। ठीक है, यही हमारा आयोटा। दिस इज व्हाट आयोटा मींस, ये होता है आयोटा का मतलब। ठीक है, और यही जब हमारे किसी नंबर में आ जाता है तो उसको हम क्या बोल देते हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। तो अब हम बात करेंगे कि ये इमेजिनरी जो है, ये जो इमेजिनरी नंबर है, ठीक है, आयोटा, ये इमेजिनरी नंबर क्या है? आयोटा है, √-1। ठीक है, अब हम इसके पावर्स के बारे में बात करेंगे। ठीक है, इसके पावर्स के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो अब हम इसके पावर्स के बारे में बात करेंगे। तो देखिए क्या होता है। ठीक है, तो लेट्स टॉक अबाउट द पावर्स। तो अगर हमारे पास i है तो i को हम क्या बोलते हैं? √-1। अगर i स्क्वायर है तो इसको हम क्या बोलेंगे? -1। अगर हमारे पास i क्यूब है तो इसको हम क्या बोलेंगे? i स्क्वायर इंटू i। आई स्क्वायर क्या होता है? -1 इंटू आई, तो ये क्या हो गया? -i। ठीक है, तो आई क्यूब क्या हो गया? -i। जब हम i4 की बात, ठीक है, तो ये क्या हो जाता है? ऐसे देखिए, आई स्क्वायर का स्क्वायर, आई स्क्वायर क्या है? -1, तो -1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 1, यानी कि i⁴ क्या है? 1 आ गया। एंड नाउ लेट्स सी i5 करेंगे तो क्या आएगा? तो इस i5 को हम क्या कर सकते हैं? i4 इंटू आई, यानी कि ये भी क्या हो गया? 1 इंटू आई, यानी कि आई, ये वापिस से क्या हो रहा है? देखो सेम हो रहा है कि नहीं हो रहा? सॉरी, ये वापस से क्या हो रहा है? सेम हो रहा है या नहीं हो रहा है? फिर हम क्या करते हैं? i6 कर देते हैं, क्या होगा? i4 इंटू आई स्क्वायर होगा या नहीं होगा? तो ये क्या हो जाएगा? 1 इंटू आई स्क्वायर, यानी कि 1 इंटू -1, तो ये क्या आ गया? -1। देखिए ये, फिर इसकी वैल्यू फिर अगले में हम जाएंगे i7, तो ये क्या हो जाएगा? i4 इंटू i3, यानी 1 इंटू आई क्यूब, यानी कि आई क्यूब इज माइनस आई। ये भी देखिए यहाँ पे क्या है? सेम है या नहीं? हाँ,
तो हमसे यहाँ पे क्या पता चला कि सिर्फ 4 ही होती है, बाकी उसके बाद क्या होता है, सारा का सारा वैल्यू रिपीट होता है, यानी कि आयोटा का हम कुछ भी पावर ले लें, कितनी पॉसिबल वैल्यूज है 4, क्या क्या हो सकती है, या तो वो आई आ सकता है, या तो वो -1 आ सकता है, माइनस आई आ सकता है, या फिर 1 आ सकता है। और इन्हीं 4 को हम क्या कर दें, अगर ऐड कर दें, इन्हीं 4 को हम क्या कर दें, ऐड कर दें, तो क्या मिलेगा हमारे पास, देख लीजिए, आई -1 माइनस आई +1 0, यानी कि इससे हमें क्या मिला कि एनी 4 कॉन्सिक्यूटिव, यानी कि आई आर +1 आई आर +2 आई आर +3 इज इक्वल्स टू क्या, 0, यानी कि कोई भी 4 कॉन्सिक्यूटिव पावर्स को हम ऐड कर दें तो क्या आएगा हमारे पास, 0 आएगा। और दूसरी बात हमें क्या ध्यान में रखनी है कि कितना भी पावर आ जाए, ठीक है, मान लीजिए मेरे पास आई 80 या फिर 80 नहीं 79 ले लेता हूं मैं, ठीक है 79 ले लेता हूं, तो हमको इसको क्या करना है 70, जो अब इसको अगर इसका अगर हमें वैल्यू निकालना है तो क्या करना है, 79 को हम 4 से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, ठीक है, जो रिमाइंडर बचेगा, जो रिमाइंडर बचेगा, ठीक है वही आई का क्या हो जाएगा, पावर हो जाएगा, ठीक है, वही आई का क्या आ जाएगा, पावर आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे 79 को 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, ठीक है, यानी यहाँ पे कितना बचा, 3 बचा, यानी इसका वैल्यू क्या है, आई क्यूब है, आई क्यूब का वैल्यू -i एंड दिस इज द आंसर। सो चाहे पावर में कुछ भी आ जाए, ठीक है, चाहे पावर में इंफिनिटी आ जाए, कुछ भी आ जाए, ठीक है, पॉसिबल वैल्यूज यही 4 है, ठीक है, हमें ध्यान में क्या रखना है कि उस पावर को 4 से डिवाइड करना है, और जो रिमाइंडर बचेगा वही क्या होगा, आई का फाइनल पावर होगा, और वही हमारा क्या होगा, आंसर होगा, ठीक है, वही हमारा क्या होगा, आंसर होगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है, अब हम बात करते हैं सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स की, ठीक है, कि सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, ठीक है। अब ऐसे समझिए, ठीक है, अब इसे देखिए, मतलब बुक की भाषा में तो ये बहुत ही डिफरेंट तरीके से लिखा होता है इंग्लिश में, जो कि मतलब होता है समझना, हो सकता है कि बहुत किसी के लिए समझना आसान हो, ठीक है, बट कुछ बच्चों के लिए समझना उतना आसान नहीं होता है। इसको मैं समझते हैं कि अगर आप रिलेशन के बारे में जानते हो, सपोज, ठीक है, ये r क्रॉस r मेरे पास कोई रिलेशन है, यानी कि ये क्या है, रियल नंबर्स इंटू रियल नंबर्स है, रियल नंबर्स इंटू रियल नंबर्स है, तो यहाँ पे जो ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे वो क्या होगा, ऐसा कुछ होगा, a और b, यहाँ पे ये a और b क्या है, दोनों रियल नंबर्स में आते हैं नहीं आते। अगर हम कोई भी रिलेशन r क्रॉस r निकाल रहे हैं, देखो रिलेशन निकलता है तो उसमें ऑर्डर्ड पेयर्स बनते हैं, तो ये जो ऑर्डर पेयर होंगे यहाँ पे ए बी, तो ये ए और बी दोनों क्या होगा, आर से बिलोंग करेगा या नहीं करेगा, ये दोनों ए और बी आर से बिलोंग करेगा या नहीं करेगा, ठीक है। तो ऐसा ही कोई सेट, ठीक है, ऐसा ही कोई रिलेशन हो, या ऐसा ही कोई क्या हो, आर क्रॉस आर में रिलेशन हो, ठीक है, जिसका क्या हो, ए और बी इज अ इज ए ऐसा जो इज अ एन ऑर्डर्ड पेयर, ठीक है, ऑर्डर्ड पेयर, ठीक है, तो दिस सेट, ठीक है, दिस r क्रॉस r, दिस सेट इज ओनली कॉल्ड एज, दिस सेट इज कॉल्ड एज सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। अब मैं बताता हूं कैसे, ठीक है, इसको हम डिनोट करते हैं, इसको हम डिनोट करते हैं किससे, सी से डिनोट करते हैं, ठीक है, इसका मतलब है ये कि a प्लस आई बी सच दैट ए बी बिलोंग्स टू आर, यही है, ठीक है, इसी सेट का मतलब यहाँ पे यही होता है कि a प्लस आई बी होगा, जहाँ पे ए बी क्या होगा, आर से बिलोंग करेगा। मैंने आपको बता दिया कि अगर आर क्रॉस आर कोई रिलेशन है, इसमें कोई ना कोई ऑर्डर्ड पेयर तो ऐसा होगा, होगा या नहीं होगा, तो ये जो a और b क्या होगा, यहाँ पे आर से बिलोंग कर रहा है, तो बस यही है बात यहाँ पे, ठीक है, कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर जो बनेगा a प्लस आई बी, तो ये a और b क्या होना चाहिए, रियल नंबर में आना चाहिए, ठीक है, यही होता है हमारा सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, चाहिए हमारा क्या होता है, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। देखिए आर क्रॉस आर में ए बी कोई ना कोई होगा ऑर्डर्ड पेयर, ठीक है, तो दिस सेट, ये इसके जितने भी बनेंगे ऑर्डर्ड पेयर, रिलेशन में बनता है नहीं बनता है, इसके जितने भी ऑर्डर्ड पेयर मिलेंगे वो सारे के सारे क्या होंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर का ही क्या होगा, सेट होगा, ठीक है, वो क्या होगा, कॉम्प्लेक्स नंबर में, तो उस ऑर्डर्ड पेयर को हम क्या कर सकते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर में बना सकते हैं, ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर का ये होता है सेट a प्लस आई बी, ठीक है, समझ में आया, ये मतलब आसान है, ठीक है, इतना ही आसान है और कुछ भी नहीं है। तो देखिए हम हर एक रियल नंबर को, ठीक है, एवरी रियल नंबर इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, ये एक स्टेटमेंट है, ठीक है, एवरी रियल नंबर इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है, देखिए कैसे, चलिए a प्लस आई बी, अगर हमारे पास b जीरो आ जाए, ठीक है, हमारे पास b अगर जीरो हो जाए तो क्या होगा, ये सिर्फ a बचेगा, तो a इज ऑल्सो ए कॉम्प्लेक्स नंबर, समझिए मेरे पास 2 है, 2 एक नंबर है, ठीक है, ये क्या है आपको पता है, नेचुरल नंबर है, तो हम इसको नहीं लिख सकते 2 प्लस 0 इंटू आई, नहीं लिख सकते,
लिख सकते हैं नहीं सकते? तो एवरी रियल नंबर इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर बट एवरी कॉम्प्लेक्स नंबर इज नॉट अ रियल नंबर, ठीक है। एवरी रियल नंबर एवरी कॉम्प्लेक्स नंबर every real number is a complex number but every complex number is not a real number, ठीक है। आई थिंक आपको इतना समझ में आ गया हो। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर आपको अगर लिखना है तो आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं रियल पार्ट्स एंड इमेजिनरी पार्ट्स की, ठीक है। अब कॉम्प्लेक्स नंबर में कौन सा रियल पार्ट होता है और कौन सा इमेजिनरी पार्ट होता है हम उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। तो देखिए हम रियल नंबर्स को ऐसे लिखते हैं z इज इक्वल्स टू a प्लस आई बी, ठीक है। इस तरह से हम लिखते हैं इसको। तो ये हमारा क्या है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, z एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है। और a प्लस आई बी के फॉर्म में ये लिखा जाता है, अभी हमने बात किया। तो इसमें जो ये वाला पार्ट होता है ना, हाँ ये रियल पार्ट होता है, ठीक है। रियल पार्ट होता है। रियल नंबर तो इस a की जगह भी है, रियल नंबर तो इस b की जगह भी है। हम लोग पढ़ चुके हैं कि a की जगह पे भी क्या होता है, रियल नंबर होता है, b की जगह पे भी रियल नंबर ही होता है। ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर सेट होता है ये भी आर क्रॉस आर, यानी कि रियल नंबर क्रॉस रियल नंबर के प्रोडक्ट सेट से ही निकलता है, ठीक है। निकलता है ना, यहाँ पे ए और बी ऑर्डर्ड पेयर है। तो बस ये ए भी एक क्या है, रियल नंबर ही है और बी भी एक रियल नंबर भी है, बट इसके आगे यहाँ पे आई नहीं लगा होता है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, रियल पार्ट बोलते हैं। और इसको हम क्या बोलते हैं, इमेजिनरी पार्ट बोलते हैं, ठीक है। अब बस इतना ही है। तो अगर हमारे पास 2 प्लस 3i कहीं पे लिखा है, ठीक है, तो इसका रियल पार्ट हो गया 2 और इमेजिनरी पार्ट क्या हो गया, 3 हो गया, ठीक है। इसका रियल पार्ट हो गया 2 और इमेजिनरी पार्ट क्या हो गया, 3 हो गया, ठीक है। अब देखिए अब हम बात करेंगे, ठीक है, इमेजिनरी पार्ट जब 3 नहीं हुआ 3i हो जाता है, ठीक है। ये पूरा का पूरा ये क्या है, इमेजिनरी पार्ट, ठीक है। अब इसमें एक चीज का आपको ध्यान में रखना है कि अगर हमारे पास मान लीजिए क्वेश्चन है 3 प्लस आई अपॉन 7 माइनस आई, ठीक है, हमारे पास ये क्वेश्चन है। तो इसमें अब हम क्या निकालेंगे, इसमें हम रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट कैसे पता लगाएंगे, क्योंकि इसमें क्या है, डिनोमिनेटर में भी एक है ना और डिनोमिनेटर में भी आई लगा हुआ है। सिर्फ 7 होता तब तो हम 3/7 प्लस i/7 कर लेते, निकल जाता, ठीक है। तो अब इसमें करने के लिए इसे याद कीजिए, आपने 9th क्लास में एक चैप्टर पढ़ा होगा रेशनलाइजेशन। तो उसमें हम क्या करते थे, डिनोमिनेटर में रूट वाला रखने नहीं देते थे ना। इसमें भी बस वही है, इसमें क्या रखना है कि ये नीचे जो है ना, इसमें हमको क्या आई नहीं रहना चाहिए, नीचे में हमको क्या रहना चाहिए, आई नहीं रहना चाहिए। तो हम इस आई को क्या करेंगे, कैंसिल करेंगे। इसको कैंसिल करने के लिए हम क्या करेंगे, 7 प्लस आई, ठीक है, मतलब हटाएंगे, कैंसिल करेंगे नहीं हटाएंगे, ठीक है। तो 7 प्लस आई से इसको क्या किया, मल्टीप्लाई किए, तो कर लेंगे कितना हो जाएगा, 21 प्लस 7i प्लस 3i प्लस आई स्क्वायर अपॉन ये कितना हो जाएगा, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। देखिए आई स्क्वायर क्या होता है, -1 होता है। इसको हम कर लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 21 प्लस 10i माइनस 1, सॉरी हाँ -1 होता है, आई स्क्वायर -1 होता है, ठीक है, अपॉन 49 प्लस 1। तो ये कितना हो गया, 21 प्लस 10, सॉरी 21 नहीं होगा, हाँ 20 प्लस 10i अपॉन 50, 20 प्लस 10i अपॉन 50, ठीक है। 20 प्लस 10i अपॉन 50 आ गया। तो इसको हम क्या लिखेंगे अब, 20 अपॉन 50 प्लस 10i अपॉन 50, ठीक है। तो ये कितना आ गया, 2/5 प्लस 1/5i। तो इसमें इमेजिनरी पार्ट क्या हो गया, 1/5i इमेजिनरी पार्ट हो गया और रियल पार्ट क्या हो गया, 2/5, ठीक है। ये हमारा हो गया रियल पार्ट और ये हमारा क्या हो गया, इमेजिनरी पार्ट, ठीक है। तो समझ में आया। तो डिनोमिनेटर में क्या रखना है, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं रहना चाहिए। डिनोमिनेटर में हमको क्या चाहिए, एक ना एक रियल नंबर या रैशनल नंबर चाहिए होता है, ठीक है। इसके बाद आपको ध्यान में रखना, हो गया इतना ही है। रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट का कॉन्सेप्ट यहीं पे खत्म होता है, ठीक है। बाकी आपने 11th क्लास में इसकी पढ़ी होगी अच्छे से इस चैप्टर को, ठीक है। अब हम देखते हैं इसके आगे आता है हमारा इक्वालिटी ऑफ, ठीक है। इसके आगे आता है हमारा इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, ठीक है। इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो हम किसी भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर को इक्वल कब बोलते हैं, हम किसी भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर को इक्वल कब बोलते हैं, कब दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल हो जाते हैं, ठीक है। तो बस हम इसको देखेंगे। तो अगर हमारे पास कोई भी एक मान लीजिए ऐसा है a प्लस आई बी, इसको हम z1 बोलते हैं, इसको हम z2 बोलते हैं, ठीक है। तो जब उसका रियल पार्ट, ठीक है, यानी कि रियल पार्ट ऑफ z1, ठीक है, इसको हम लोग ऐसे शॉर्ट में लिखते हैं re z1 इज इक्वल्स टू re z2 है, ठीक है। ये रियल पार्ट को हम लोग re से डिनोट करते हैं, बस ये जान लो। तो रियल पार्ट ऑफ z1 और रियल पार्ट ऑफ z2 इक्वल है और इमेजिनरी पार्ट ऑफ
Z1 इज इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2 है, तो हम क्या बोलेंगे, ये दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल है। तो Z1 इज इक्वल टू Z2 कब होता है, जब उसका रियल पार्ट इक्वल हो और इमेजिनरी पार्ट इक्वल हो, तो हम क्या बोलते हैं कि दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, इक्वल है। फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल ले लेते हैं, अगर हमारे पास इधर क्या है 2 + 3i है इज इक्वल टू x + 3i समझिए, ठीक है। यहाँ पे x की जगह पे क्या होगा, तो ये दोनों इक्वल होगा, x की जगह पे 2 होगा, x इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं 3 - 5i इज इक्वल टू, ऐसे समझिए, ठीक है, 3 + iy, ठीक है। तो इस y की जगह पे ऐसा क्या होगा कि ये दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर क्या हो गए, इक्वल हो जाए, तो उसको हम क्या करेंगे, -5 होगा, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल। यानी कि हमें ध्यान देना है क्या है, उसका रियल पार्ट इक्वल हो और उसका इमेजिनरी पार्ट दोनों क्या हो, इक्वल हो, तो हम उसको क्या बोलते हैं, इक्वल बोलते हैं, ठीक है। तो वो दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है, ठीक है। तो बस इतना ही हमें क्या करना है, वहां पे चेक करना है, ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं और हमारा अगला टॉपिक आता है एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। सो लेट्स नाउ लुक इनटू व्हाट इज द एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो हम देखते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिशन क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर है Z1 एंड Z2, ठीक है। दो कॉम्प्लेक्स नंबर है Z1 एंड Z2, ठीक है। तो Z1 + Z2 क्या होगा, ये रियल पार्ट्स ऑफ Z1 और Z2 क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, और इमेजिनरी पार्ट भी आपस में क्या होंगे, ऐड हो जाएंगे, ठीक है। ज्यादा कुछ नहीं होता है, ठीक है। तो Z1 + Z2 यानी कि कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर को हमको ऐड करना है, तो क्या करेंगे, उसमें उसके रियल पार्ट्स को जोड़ देंगे और इमेजिनरी पार्ट्स को जोड़ देंगे। जैसे एग्जांपल भी अगर हम ले लें, तो देखिए हमारे पास क्या है 2 + 3i है, और मान लीजिए 3 + 4i है, ठीक है। इसमें क्या करना है, इसके रियल पार्ट को ऐड करना है, इमेजिनरी पार्ट को ऐड करना है, तो ये क्या हो जाएगा 5 + 7i, यही हमारा क्या हो जाएगा Z1 + Z2 का एडिशन। तो इसका मतलब यही है कि रियल पार्ट ऑफ Z1 + Z2 लिखना और इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 + Z2 को ऐड कर देना, ठीक है। बस इतना ही हमारा क्या होता है, एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स होता है, ठीक है। हाँ, अब देखते हैं कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर पे बेस्ड है, ठीक है। कुछ प्रॉपर्टीज है जो एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर पे बेस्ड है। जैसे हमारा पहला प्रॉपर्टी है Z1 + Z2 है, तो हम इसको Z2 + Z1 भी कह सकते हैं, मतलब बोथ आर ट्रू। अगर हम पहले Z1 और फिर Z2 को ऐड करें, या फिर पहले हम Z2 और फिर बाद में Z1 को ऐड करें, दोनों का रिजल्ट क्या होगा, सेम आएगा। इसी में देखिए ये हम 2 + 3i + 3 + 4i रखें, या फिर 3 + 4i + 2 + 3i रखें, बात एक ही होगा, आंसर एक ही आएगा, ठीक है। हाँ, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉम्यूटेटिव लॉ भी बोलते हैं, ठीक है। हाँ, यहाँ पे कंडीशन ये है कि Z1 और Z2 क्या होना चाहिए, कॉम्प्लेक्स नंबर होना चाहिए, ठीक है, आपको पता होगा। फिर देखिए हमारे में क्या है, ये एसोसिएटिव लॉ है, बहुत ही फेमस है ये दोनों। तो ये क्या है, एसोसिएटिव लॉ है। देखिए क्या है कि Z1 + Z2, पहले हम Z1 + Z2 कर लें, फिर बाद में Z3 को ऐड करें, फिर क्या है Z1 Z2 Z3 को ऐड कर लें, फिर बाद में Z1 को ऐड करें, दोनों का आंसर क्या होगा, सेम आएगा। ये बेसिकली आपको पता है कि एडिशन में ये दोनों लॉ अच्छे से फॉलो होता है, ठीक है। तीसरा आता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए Z + 0 किए, फिर पहले Z आया, फिर 0 + Z किए, ये सब आपस में क्या है, तीनों का तीनों इक्वल है। इसका मतलब यहाँ पे एक चीज लिखा होगा कि वेयर 0 इज द आइडेंटिटी एलिमेंट, ठीक है। आइडेंटिटी एलिमेंट हम किसको बोलते हैं, ठीक है। मतलब ऐसा समझिए कोई ऐसा चीज हम जोड़ दें या मल्टीप्लाई कर दें और हमको वही सेम चीज मिल जाए, उसी को हम आइडेंटिटी एलिमेंट बोलते हैं। तो यहाँ पे 0 इज द एडिटिव आइडेंटिटी, ऐसा बोलते हैं, ठीक है। 0 इज द एडिटिव आइडेंटिटी, की मतलब किसी भी नंबर में हम 0 को ऐड करते हैं तो वापस से हमको क्या होता है, वही मिल जाता है, इसलिए 0 को हम क्या बोलते हैं, एडिटिव आइडेंटिटी बोलते हैं। तो यहाँ पे देखिए कि हम कॉम्प्लेक्स नंबर में 0 को ऐड कर रहे हैं तो हमको वापस वही मिल जा रहा है, तो इसको यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, एडिटिव आइडेंटिटी बोलेंगे, ठीक है। और हमारा चौथा और लास्ट ये है कि हम Z में अगर -Z को ऐड कर दें तो क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा। तो Z में अगर -Z को हम ऐड कर दें तो क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये Z और -Z आपस में क्या है, एडिटिव इनवर्स है, ठीक है। एडिटिव इनवर्स यानी कि एडिटिव इनवर्स का ऐसा मतलब होता है कि कोई एक चीज में दिया है, ठीक है, उसको हम ऐसे चीज से ऐड कर दें कि वो दो क्या कर दे, उसको कैंसल आउट करके 0 बना दे, ठीक है। मतलब कोई एक ऐसा नंबर है या कुछ भी दिया हुआ है, ठीक है, उसमें हम कुछ ऐसा चीज ऐड कर दें कि वो क्या हो जाए, दोनों ऐड होकर हमको 0 मिल जाए, ठीक है। तो वो दोनों आपस में क्या होते हैं, एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स होते हैं, ठीक है। बस इसमें इतना ही है, ठीक है। अब देखते हैं सब्ट्रैक्शन क्या होता है, ठीक है। सब्ट्रैक्शन बहुत ही छोटा सा है, तो सब्ट्रैक्शन को हम लोग यहीं पे देख लेते हैं, ठीक है। थोड़ा सा वेट कीजिएगा, ठीक है। हाँ, सब्ट्रैक्शन को हम देख लेते हैं। सब्ट्रैक्शन क्या होता है, देखिए सब्ट्रैक्शन में भी ज्यादा कुछ होता नहीं है, ठीक है। ये तो और भी ज्यादा आसान है, इसमें की कोई ज्यादा प्रॉपर्टीज भी नहीं होती है, ठीक है, कि कोई प्रॉपर्टीज फॉलो करे, ठीक है। तो इसमें भी क्या है, अगर Z1 हमारे पास एक है कॉम्प्लेक्स नंबर a + ib, ठीक है, और Z2 है हमारे पास, अगर मान लीजिए x + iy,
ठीक है, तो Z1 माइनस Z2 क्या होगा, ऐसे ऐसे समझिए, a प्लस आई बी और माइनस ऑफ x प्लस आई वाई। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, a प्लस आई बी माइनस एक्स माइनस आई वाई। तो देखिए ये क्या हो जाएगा, a माइनस एक्स प्लस आई कॉमन ले लिए तो b माइनस वाई, यानी कि ये भी वही हो गया कि रियल पार्ट ऑफ Z1 माइनस Z2 प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 माइनस Z2। यही हमारा क्या होता है, सब्ट्रैक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। ठीक है, यही हमारा क्या होता है, सब्ट्रैक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। ठीक है, इसमें और कुछ ज्यादा है नहीं। ठीक है, इसमें कोई वैसे कोई प्रॉपर्टी नहीं है कि कम्यूटेटिव एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करता है, कि उल्टा हो जाएगा, ये कम्यूटेटिव एसोसिएटिव लॉ को फॉलो नहीं करेगा। अगर Z2 माइनस Z1 करेंगे ना तो ये x पहले आ जाएगा। ठीक है, इसलिए होता है कि माइनस जो होता है ना, नेगेटिव साइन ना, वो हर जगह काम गड़बड़ इधर उधर कर देता है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे कोई भी वो ऐसा लॉ फॉलो नहीं होता है, तो इसलिए इसका कोई ऐसा प्रॉपर्टी खास है नहीं। तो यही हमारा क्या है, सब्ट्रैक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर है। ये सारी बातें आपको बहुत अच्छे से पता होगी। तो अब हम पढ़ते हैं मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, अब हम मल्टीप्लीकेशन पढ़ते हैं। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि मल्टीप्लीकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या होता है। मल्टीप्लीकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या होता है, ये देखिए बहुत ही आसान है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि बहुत इधर उधर की चीजें लिखी हुई है। तो मैं तो कहूंगा कि यार इस फॉर्मूले को आप जितना कम फॉलो करो उतना ही अच्छा होगा। ठीक है, आपने बचपन में पढ़ा होगा a प्लस बी, मतलब नॉर्मल मल्टीप्लीकेशन पढ़ा होगा ना जब। ठीक है, मान लीजिए a प्लस बी इंटू एक्स प्लस वाई अगर है, ठीक है, तो उसमें जिस तरह से करते थे ना, इसमें भी उसी से करेंगे। बस क्या करेंगे हम, यहाँ पे ध्यान क्या रखना है कि ये आई स्क्वायर एक जगह होता है और ये दो जगह आई रहता है, इस जगह पे हम क्या करना है, आई को कॉमन ले लेना है। बट ये सिलेबस में तो मैं इसको बता देता हूँ, बट आपके लिए आसान यही हुआ कि आप उस मल्टीप्लीकेशन को ही नॉर्मली क्या करो, फॉलो करो। यहाँ पे इसलिए मैंने ये प्रोसेस भी दिखा दी है। देखिए हमारे पास अगर पहला कॉम्प्लेक्स नंबर है a प्लस आई बी, दूसरा x प्लस आई वाई, ठीक है, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे। तो पहले हम क्या किए हैं, a को यहाँ लिखे हैं और फिर पूरे x प्लस आई वाई को मल्टीप्लाई किए इससे, फिर i भी लिखे और पूरे x प्लस आई वाई को मल्टीप्लाई किए। ये होगा ax प्लस आई ए वाई आई बी एक्स प्लस आई स्क्वायर बी वाई। अब ये आई स्क्वायर बी आई था तो ये माइनस वन बनेगा और ये माइनस बी वाई हो जाएगा। तो ax माइनस बी वाई को एक साथ लिखा है मैंने, फिर प्लस आई कॉमन ले लिया, ए वाई प्लस बी एक्स को ऐसा लिखा। ठीक है, अब इसको हम ऐसे लिखते हैं कि देखिए a क्या है, रियल पार्ट ऑफ z1 है, x क्या है, रियल पार्ट ऑफ z2 है, b क्या है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 है, y क्या है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z2 है, प्लस i इंटू रियल पार्ट ऑफ z1 इमेजिनरी पार्ट ऑफ z2 प्लस रियल पार्ट ऑफ z2 into इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1। यही होता है हमारे क्या, मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ये आता है कैसे, नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन जो हम लोग 6 7 8 क्लास में सीखते हैं, लीनियर मतलब इक्वल, मतलब कहीं पे भी वेरिएबल वाला जो भी होता है ना हमारा मल्टीप्लिकेशन, तो वो जो सीखते हैं बिल्कुल वैसा ही। बस यहाँ पे आई का ध्यान रखना है कि एक जगह ये आई स्क्वायर माइनस बन जाता है, दूसरी जगह पे ये आई को क्या लेना पड़ता है, कॉमन लेना पड़ता है, और ये हमारा रियल पार्ट बन जाता है और ये हमारा इमेजिनरी पार्ट बन जाता है। ठीक है, ये हमारा रियल पार्ट बन जाता है और वो हमारा इमेजिनरी पार्ट बन जाता है। ठीक है, बस इतना ही होता है। अब आप देखते हैं इसमें कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। ठीक है, इसको हम देखते हैं। तो पहला प्रॉपर्टी वही है, Z1 इंटू Z2 को हम Z2 इंटू Z1 बोलते हैं, ये हमारा क्या है, कम्यूटेटिव लॉ। ठीक है, फिर वही है ये एसोसिएटिव लॉ, Z1 इंटू Z2 इन द ब्रैकेट इंटू Z3 इज इक्वल टू Z1 इंटू Z2 इंटू Z3 इन ब्रैकेट। ठीक है, ये हमारा क्या है, एसोसिएटिव लॉ है। ठीक है, ये सब पढ़ते रहते हैं हम। हाँ, फिर देखिए यहाँ पे क्या है, Z1 इंटू 1 इज इक्वल टू Z इज इक्वल टू 1 इंटू Z1। तो यहाँ पे 1 क्या है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो हम एडिटिव आइडेंटिटी के बारे में पढ़े थे। एडिटिव आइडेंटिटी क्या था, जीरो था, यानी कि उसको हम ऐसे चीज से ऐड करें कि वापस वही मिल जाए, तो उसको हम एडिटिव आइडेंटिटी बोलते हैं। फिर मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है सॉरी, कि हम ऐसी चीजों को मल्टीप्लाई करें, ऐसा है कोई नंबर जिसको मल्टीप्लाई करें, ठीक है, और वापस हमको क्या हो जाए, वही चीज मिल जाए, उसी को हम क्या बोलते हैं, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी बोलते हैं। ठीक है, तो 1 इज दैट नंबर कि 1 से हम किसी भी चीज को मल्टीप्लाई करें तो हमको वापस वही चीज मिल जाता है, इसलिए हम उसको मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी बोलते हैं। तो 1 इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। फिर यहाँ पे कि Z1 इंटू सॉरी Z इंटू Z1 इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू Z1 इंटू Z। यहाँ पे Z1 को हम 1 by Z बोलते हैं, यानी कि रेसिप्रोकल ऑफ Z भी लिखा होगा कहीं कहीं आपकी बुक में। ठीक है, इसका मतलब होता है कि मतलब ये देखो, ये Z1 है ना, यहाँ पे इनवर्स की तरह काम कर रहा है। ठीक है, इसको ऐसे समझते हैं कि A इंटू 1 by A, ये कैंसिल होकर क्या बना देता है, 1 बना देता है। तो यहाँ पे इसका यही मतलब है कि ये किसी कॉम्प्लेक्स नंबर में कोई ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर हम ऐड करते हैं कि वो उसको क्या करे, 1 बना दे। एडिशन में सॉरी, एडिशन में क्या हो रहा था, 0 बना दे रहा था, उसको हम एडिटिव आइडेंटिटी बोल रहे थे। और ये मल्टीप्लिकेशन में क्या है, 1 बना दे, इसको हम क्या बोलेंगे, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बोलेंगे। सॉरी, एडिटिव इनवर्स बोलते थे ना वहां पे, तो इसको हम क्या बोलेंगे, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बोलेंगे। यानी कि
कोई भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है उसी का रेसिप्रोकल को हम क्या बोलेंगे, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ जेड बोलेंगे, यानी कि उसको क्या करें, मल्टीप्लाई करें तो 1 बना दें, ठीक है। अब ये देखिए नीचे में दो प्रॉपर्टी है, नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन है, z1 इंटू z2 प्लस z3 है, तो z1 इंटू z2 प्लस, मतलब कि पहले ये z1 z2 के साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर z3 के साथ मल्टीप्लाई होगा, ये बना देगा। फिर अगर ऐसा है तो पहले ये z1 z2 के साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर z3 के साथ मल्टीप्लाई होगा, ऐसा बना देगा, ठीक है। अब इसी के बाद आता है डिवीजन, ठीक है, उसमें भी ज्यादा प्रॉपर्टीज होती नहीं, ठीक है, बट डिवीजन आसान है, ठीक है, डिवीजन आसान है, मैं बता देता हूँ कैसे। इसमें मैं एग्जांपल लेके बताता हूँ, ठीक है, क्योंकि इसमें अगर मैं वैसे बताऊंगा तो आप कंफ्यूज बहुत ज्यादा रियली में हो जाओगे, होते भी होगे, ऑलरेडी 11th में पढ़े हुए तो वहां भी हुए होगे, रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट क्या लिखे क्या नहीं लिखे। तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया भी था कि डिवीजन क्या होता था। हम कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर ले लेते हैं, लेट्स फॉर से एग्जांपल z को हम ले लिए 2 + 3i, ठीक है, और z1 ले लिए और z2 को हम ले लिए 5 + 4i, ठीक है। अब हमको क्या करना है, इसको डिवाइड करना है, यानी कि z1 अपॉन क्या निकालना है, z2 निकालना है, ठीक। मैं देखिए आइडिया इज व्हाट, एनडीए में क्या आता है, एनडीए में आपसे फॉर्मूला तो नहीं पूछेगा ना, नहीं पूछेगा, वो आपसे पूछेगा क्या, कुछ आंसर से पूछेगा ना, तो आप सीख लो कि डिवीजन होता कैसे, ठीक है। फॉर्मूले के पीछे जाने से यहाँ पे कोई मेरे को लगता नहीं है पर्सनली कोई फायदा है, ठीक है। तो आप ऐसे जाओ, तो हम क्या बताया, मैंने अभी बताया था स्टार्टिंग में कि इसको हम क्या करते हैं, इसको हम कॉम्प्लेक्स नंबर रहने नहीं देना है, यानी कि इसको क्या करना है, नीचे में आई को हटाना है। माई मोटिव इज कि ये आई को हम क्या करते हैं, हटा दें। इसको हटाने के लिए हमको 5 - 4i करना होगा, तो ऊपर भी हम क्या करेंगे, 5 - 4i करेंगे, फिर हम इसको क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। तो सिंपल है, मल्टीप्लाई कर लो ना, कितना हो गया, 10 + 15i माइनस 8i और माइनस 12i² अपॉन ये क्या हो जाएगा, a + b × a - b क्या हो जाएगा, a², ठीक है, माइनस b², ठीक है। बस हो गया, हमारा सॉल्यूशन आ गया, ठीक है। इसको हम +12 बोल देंगे, यानी कि 10 + 12 और प्लस 7i अपॉन 25 + 16, हुआ या नहीं हुआ, बस हो गया हमारा, कितना आ गया, 22 + 7i अपॉन कितना हो गया, 41, यानी कि 22/41 + 7i/41, यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। यानी कि इन दोनों को डिवाइड करके हमको क्या मिला, z1 अपॉन z2 करके क्या मिला, 22/41 + 7/41i। तो दिस इज व्हाट माय आंसर इज। तो डिवीजन यही होता है, ठीक है। बस मेरा मोटिव क्या है कि नीचे से i को हटाना है। तो अगर यहाँ पे 5 - 4i होता तो 5 + 4i से मल्टीप्लाई करते, a + b का होल स्क्वायर, सॉरी a² - b² लगाएंगे, जो हम रेशनलाइजेशन में करते थे 9th क्लास में, बिल्कुल वही करना, और कुछ भी अलग नहीं है। तो डिवीजन हमारा यही होता है, ठीक है। तो अब हम अगला एक पढ़ेंगे जिसको हम लोग कॉन्जुगेट बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, कॉन्जुगेट, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, कॉन्जुगेट बोलते हैं। तो हमारे पास क्या है, कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है, कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। तो अगर हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है z a + ib, ठीक है, तो इसका कॉन्जुगेट, तो इसका साइन ऐसा होता है, ऊपर में बार लगाते हैं, क्या लगाते हैं, ऊपर में बार लगाते हैं, ठीक है। हाँ, तो इसका मतलब हो जाता है a - ib, ठीक है, a - ib। इसमें आप याद कर लो, कॉन्जुगेट का मतलब है साइन ऑफ इमेजिनरी पार्ट विल चेंज, ठीक है। इमेजिनरी पार्ट का जो साइन है वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, ठीक है। अगर मेरे पास ऐसा होता z - ib, तो इसका कॉन्जुगेट हम निकालते तो ये a + ib हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे आपको ये भी ध्यान रखना है कि अगर मान लीजिए z -3 + 2i है, तो इसका जब हम कॉन्जुगेट निकालेंगे तो ये -3 का -3 रह जाएगा, ये -2i बन जाएगा, ठीक है। हाँ, बस ये होता है कि इमेजिनरी पार्ट का जो साइन होता है ना, वो चेंज हो जाएगा जब हम किसी चीज का कॉन्जुगेट निकालेंगे तो बस इतना ही होता है कॉन्जुगेट, ठीक है। अब हम आगे पढ़ते हैं कि कॉन्जुगेट की क्या क्या प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। और ये हमारा लास्ट टॉपिक होगा आज का, कि प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्जुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर्स, ठीक है। तो हम आगे पढ़ते हैं कि इसकी क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कॉन्जुगेट की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, ठीक है। कॉन्जुगेट की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। तो हमने कॉन्जुगेट को समझ लिया कि इमेजिनरी पार्ट का क्या होता है, साइन बस चेंज हो जाता है, अगर वो माइनस में तो प्लस में जाता है, प्लस में तो माइनस में, तो बस इतना ही का अंतर है, ठीक है, यही होता है। तो हम उसकी प्रॉपर्टीज को देखते हैं। तो पहली प्रॉपर्टी हमारे जेड के कॉन्जुगेट का भी कॉन्जुगेट निकाल लें,
यानी कि अब देखो पहले हम क्या किए, जेड का कॉन्जुगेट निकाले यानी कि इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज हुआ, और फिर उसका भी कॉन्जुगेट निकाल दें तो क्या होगा, फिर से वापस साइन वही हो जाएगा ना जो पहले था, तो वो क्या बन जाता है, जेड बन जाता है। तो ये हमारा क्या पहला प्रॉपर्टी है। दूसरा प्रॉपर्टी है कि अगर हम जेड और जेड कॉन्जुगेट को ऐड कर दें, तो देखिए पहले इमेजिनरी पार्ट का प्लस साइन था, और मान लीजिए हम चेंज कर फिर कॉन्जुगेट निकाले तो क्या हुआ, माइनस हुआ। उन दोनों को हम ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, इमेजिनरी पार्ट दोनों कैंसिल, बचा क्या, टू रियल पार्ट। तो ये बन गया टू रियल पार्ट ऑफ जेड, ये टू है, ठीक है, टू रियल पार्ट ऑफ जेड। सेम क्या कर रहा है, दोनों को माइनस कर रहा है, तो रियल पार्ट क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है। और अब क्या होगा, इमेजिनरी पार्ट ऐड हो जाएगा, क्यों, क्योंकि देखिए अगर मान लीजिए पहले इमेजिनरी पार्ट प्लस में था, अब माइनस में, फिर हम दोनों को क्या कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं। तो पहले प्लस में था, अब माइनस में है, अब माइनस इंटू माइनस फिर क्या होगा, प्लस होगा, दोनों क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, और रियल पार्ट दोनों क्या हो जाएगा, माइनस, कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो ये वापस से क्या बन जाएगा, टू आई इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड, ठीक है। अब चौथा प्रॉपर्टी देखते हैं, सॉरी, जेड इज इक्वल टू जेड कॉन्जुगेट कब होगा, जब जेड इज प्योरली रियल, जब जेड इज क्या होगा, प्योरली रियल, यानी कि उस जेड में कोई इमेजिनरी पार्ट है ही नहीं, यानी कि अगर हम ऐसा कहें 2 प्लस 0 आई, तो ये क्या है, प्योरली रियल, यानी कि सिर्फ 2 है। इसका हम कॉन्जुगेट भी निकालें तो क्या आएगा, 2 ही आएगा, यानी वो क्या बन जाएगा, 2 माइनस 0 आई, तो 0 आई तो 0 ही है, तो वापस से क्या है, 2 ही है। इसका मतलब यहाँ पे यही है, ठीक है, कि जेड जब प्योरली रियल होगा तो जेड और जेड कॉन्जुगेट इक्वल होगा, ठीक है। फिर वही है z इज इक्वल टू माइनस ऑफ जेड कॉन्जुगेट, यानी कि अगर ये अब ना हो और सिर्फ ये हो, ठीक है, ऐसा, तो इसका कॉन्जुगेट निकालेंगे तो क्या आएगा, माइनस टू आई आएगा, यानी कि क्या हो जाएगा, z इज इक्वल टू माइनस ऑफ जेड कॉन्जुगेट, तो जब ये प्योरली इमेजिनरी है तब ये ऐसा होता है, ठीक है। फिर हम दोनों को अगर मल्टीप्लाई कर दें तो क्या होगा, वही a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, क्या आता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या आता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो आपको ये लग रहा है कि यहाँ प्लस क्यों है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो प्लस इसलिए मेरे भाई क्योंकि आई का भी तो स्क्वायर हो रहा है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो अब आई का स्क्वायर ऑलरेडी माइनस वन हो जाएगा, तो उसको क्या बना देगा, प्लस बना देता है, इसलिए ये क्या हो जाता है, रियल पार्ट ऑफ जेड स्क्वायर इज इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड स्क्वायर, बस बात खत्म, इतना ही होता है जेड इंटू जेड कॉन्जुगेट, ठीक है। हमारे पास सातवां जो प्रॉपर्टी वो क्या है, z1 प्लस z2 भी, देखो z1 प्लस z2 भी ये क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर ही होता है ना, 2 प्लस 3i और 4 प्लस 5i कर दे तो भी कॉम्प्लेक्स नंबर ही आएगा, दोनों को ऐड करके आएगा ना, तो उसका कॉन्जुगेट, ठीक है, दोनों के सेपरेटली कॉन्जुगेट का सम इक्वल होता है, ठीक है। ये सब आप करके देख सकते हो, ऐसे आपने किया भी होगा, ठीक है। जैसे प्रॉपर्टीज बस है याद रखने को, तो स्क्रीनशॉट आप ले भी सकते हो, इसको याद कर लेना, ठीक है। फिर वही सेम उसका सब्ट्रैक्शन वाला कि z1 माइनस z2 का कॉन्जुगेट निकालें तो वो z1 के कॉन्जुगेट माइनस z2 के कॉन्जुगेट के इक्वल होता है, ठीक है। फिर हमारा नाइन्थ है कि z1 इंटू z2 का कॉन्जुगेट जो है वो भी क्या है, z1 के कॉन्जुगेट इंटू z2 के कॉन्जुगेट सेपरेटली क्या है, इक्वल है, ठीक है। फिर वही सेम डिवीजन में बस यहाँ पे कंडीशन है कि z2 क्या होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए, यानी कि z2 क्या होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है। फिर हमारा ये 11th, ये क्या है कि z कॉन्जुगेट का कुछ पावर है, z कॉन्जुगेट का कुछ पावर है, तो किसके इक्वल होगा, z के पावर का कॉन्जुगेट के इक्वल होगा, ठीक है। ये सब आप करके देख सकते हो, ठीक है, तो कुछ हार्ड नहीं है, ठीक है। कॉन्जुगेट बहुत ही आसान सी चीज होती है, इसमें बस क्या होता है, इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज होता है, ये बहुत सारी चीजें हमारे आसान भी बना देता है, ठीक है। फिर ये हमारा लास्ट है, ठीक है, ये हमारा लास्ट क्या कह रहा है कि z1, ठीक है, इंटू z2 कॉन्जुगेट प्लस z1 कॉन्जुगेट इंटू z2, ये किसके इक्वल होता है, टू रियल पार्ट ऑफ z1 कॉन्जुगेट इंटू z2, या फिर टू रियल पार्ट ऑफ z1 इंटू z2 कॉन्जुगेट, ठीक है। हाँ, तो बस इतना ही है, इन सबको आप क्या कर सकते हो, कोई कोई बेसिक एग्जांपल्स लेके देख सकते हो कि सारी प्रॉपर्टीज सही है कि नहीं, क्योंकि अगर मैं उनको समझाने लगा तो क्लास बहुत ज्यादा लेंथी हो जाएगी, ठीक है। तो हमें क्या होता है, जल्दी से सिलेबस भी खत्म करना है, क्योंकि 4 महीने ही हमारे पास, और 4 महीने में 11 12 सिलेबस खत्म करने में हर बेसिक चीजें आपको बताई नहीं जा सकती, सब आपने 11th में बेसिकली पढ़ा होगा, ठीक है। तो मैंने बस ये क्या किया, एक पे लिख दिया, तो जहाँ पे ये स्टार्ट हुए वीडियो वहाँ पे थोड़ा सा आपको 2-4 सेकंड का ये मिला होगा, गैप मिला होगा, तो वहाँ पे आप पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है, और इसको याद कर लो, ठीक है, समझ लो इन सब चीजों को, एग्जाम्स में अप्लाई कर लेना, ठीक है, और प्रैक्टिस करो क्वेश्चंस, ठीक है। फिर हम आएंगे इसमें क्वेश्चंस, कुछ अच्छे क्वेश्चंस को लेकर के, ठीक है। So thank you for watching my video, guys, ठीक है। I hope you liked the session, you liked the video. So if you really like this, the hard work we are doing, so please do subscribe the channel, ठीक है, and we'll meet again in the next video, ठीक है, and we'll try to cover all the theoretical part of complex number in the very next video. So thank you guys, ठीक है, signing off for today.